नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहां हम विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। और आज मैं बात करने वाली हूं 23 दिसंबर 2021 के आए हुए प्रश्न पत्र की, उसके सेकेंड पार्ट जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, जो शिक्षण शास्त्र को दिखाता है आपको। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो आने वाले अगस्त की परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आपके नंबर पूरे के पूरे आ सकते हैं। इसके पहले पार्ट को हम देख चुके हैं जो व्याकरण से संबंधित था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न कौन सा है आपके सीटेट 23 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। जो बच्चे का विकास होता है उसको मातृभाषा के विकास में सामान्यतः क्या मानते हैं? पहला भाषा अर्जन, दूसरा भाषा सीखना, तीसरा भाषा का आत्मसातीकरण और दी है अमूर्त भाषा का विकास। तो आप सब जानते हैं कि जब बच्चे की हम बात करते हैं मातृभाषा के विकास के लिए, चूँकि बच्चों में अंतः क्रिया के द्वारा, जो कि जन्मजात है, स्वाभाविक है भाषा का अर्जन करना बच्चों में, तो ये जो होती है विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा के द्वारा बच्चे में बनती हैं। बच्चा अपने वातावरण से अंतः क्रिया करता है, सुनता है, देखता है, देख के सीखने की कोशिश करता है और वो अनायास ही उस भाषा के रूप में जुड़ता चला जाता है। तो विकास को सामान्यतः हम क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने जन्मजात गुणों से भाषा का अर्जन करता है। भाषा क्या करती है? अर्जित होती है उसके द्वारा। तो आपके यहाँ पे सही विकल्प में उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा सीखना नहीं, आत्मसातीकरण नहीं, बल्कि भाषा का अर्जन, ये सामान्यतः इस बात को माना जाता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ, जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है शुरुआती दौर में, वो जो कहानियाँ हैं वो क्या करती हैं उसके साथ? 4 विकल्प नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश, दोहराव तथा पुनरुत्पादन, और डी अपने समाज के बारे में सीखना। तो बच्चा क्या सीख रहा होता है? तो जब हम कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनते हैं, बच्चे का श्रवण कौशल बढ़ रहा है, बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं, वाचन क्रिया उसकी होती है। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य भाषा सिखाने में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। बच्चों को हम सिखाते तो हैं लेकिन भाषा के अर्थ में नैतिकता नहीं, दोहराव और पुनरुत्थान नहीं, अपने समाज के बारे में नहीं। चूंकि भाषा सीखने के आरंभिक वर्ष हैं तो भाषा सिखाने हेतु निवेश होता है वो, कि बच्चा भाषा के सुदृढ़ रूप को पहचान सके श्रवण कौशल के द्वारा। तो कहानियाँ निवेश होती हैं भाषा सिखाने के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न था कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है। और जब कक्षा 5 के बच्चों की बात हो रही है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में बच्चे हैं जिनको उन्होंने इतने शब्द दिए, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो वो कहती हैं कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जिन शब्दों को वो देती हैं, सुंदर, बुरा, रंगीन, अच्छा, बूढ़ा और युवा, बच्चों से भी कहती हैं कि ये जो शब्द हैं ये विशेषता बताने वाले हैं। बाद में उन्हें वह और शब्द देती हैं तथा उनमें इस विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती हैं अपने वाक्य में। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यह रणनीति बच्चों को, जो हम उपागम अप्रोच करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन सी रणनीति में आती है? ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि वह रणनीति क्या है। अब क्या ये व्याकरण की शिक्षण रणनीति है, ये संचेतना में वृद्धि है, विशेषण शिक्षण है, विषय वस्तु आधारित व्याकरण के शिक्षा पे है? क्या इसका सही उत्तर होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, चूंकि बच्चों को पहले शब्द बताया गया, फिर शब्द किस अर्थ के रूप को प्रस्तुत करता है ये बताया गया, फिर उन शब्दों को हम कहते क्या हैं ये आपसे बताया गया।
तो जो शिक्षिका है उसने बच्चों को उस व्याकरण का जो ज्ञान दिया विशेषण का, सीधे विशेषण पे ना आके बच्चों को शब्द, फिर शब्द विशेषता बता रहे हैं, कुछ और शब्दों से जोड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शब्द क्या हैं, ये सब के सब विशेषण हैं। अब यह रणनीति क्या होगी? व्याकरण शिक्षण नीति, संचेतना में वृद्धि, विषय वस्तु आधारित व्याकरण या विशेषण शिक्षण, ये क्या कहा जाएगा? तो अब देखिए ना, चूंकि यहाँ पे क्या है, बच्चों को व्याकरण की जो सिखाने का तरीका है, क्या वो है, क्या उनके संचेतना में वृद्धि हो रही है, या विषय वस्तु आधारित व्याकरण जो बच्चों को सिखाया गया, क्या उस रूपरेखा के आधार पे सिखाया गया? आपको इसका सही उत्तर देना था। अब देखिए ना, इसमें कौन सा विकल्प सबसे सटीक हो सकता है? क्या व्याकरण शिक्षण नीति है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो विशेषण है वो व्याकरण में आ जाएगा। संचेतना बढ़ रही है, विषय वस्तु है, तो ये व्याकरण के शिक्षण की रणनीति है कि बच्चा सहजता से उससे जुड़ जाए, विशेषण के उस व्याकरण को समझने लगे। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? व्याकरण अनुवाद विधि, समूह भाषा शिक्षण, सी संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण और डी श्रव्य भाषावाद। दोहराव वाले, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को अपनी प्रविधि मानती है, जिसमें दोहराव होगा? तो कब होगा दोहराव? जब हम सुनते हैं किसी बात को। तो क्या ये व्याकरण की अनुवाद विधि है? बिल्कुल नहीं। समूह भाषा शिक्षण है? बिल्कुल नहीं, दोहराव की बात है। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण न होके श्रव्य भाषावाद है, क्योंकि श्रवण कौशल सुन के दोहराव होगा तो वो विधि क्या होगी? बड़ी प्रविधि होती है श्रव्य भाषावाद की। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। बहुभाषिकता क्या है? प्रश्न आपसे है कि बहुभाषिकता क्या है? जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना। बी में कहा गया केवल मातृभाषा घर की भाषा सीखना। सी में कहा गया मातृभाषा घर की भाषा से प्रारंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। और डी मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा से जोड़ना। तो बहुभाषिकता शिक्षण शास्त्र में इसको हम नहीं कहते हैं। केवल मातृभाषा घर में सीखना, ये भी हमारे शिक्षण शास्त्र में ये हमें नहीं बताया गया, क्योंकि हमारी मातृभाषा भी हमारे सीखने में सहायक है। तो मातृ घर में सीखना नहीं हो रहा है। तीसरा है कि मातृभाषा, चूंकि मातृभाषा हमें परिवेश से मिली है, ये हमारे जन्म से हमें परिवेश मिला, हमने उसमें मातृभाषा को सीखना प्रारंभ कर दिया। तो ये सही उत्तर है कि अन्य भाषाओं से जोड़ा जाए। तो बहुभाषिकता है कि मातृभाषा के साथ साथ आगे हम और भाषाओं की ओर विद्यालय में जुड़ते जाएं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो पूरे देश के समस्त राज्यों में समस्त व्यक्तियों के समस्त व्यवहार में प्रयुक्त होती हो। आप जानते हैं हमारी बहुभाषिकता है देश की, बहुत सी भाषाएं हैं और संविधान ने 22 भाषाओं को स्थान दिया है। तो ये संभव नहीं है कि एक कोई भाषा जिसको आप उसमें उस रूप में ला सकें। तो अब चूंकि हिंदी है, तो हिंदी क्या है? संविधान में उसे क्या मिला है? तो आप देखोगे राष्ट्रभाषा न होके हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और इंग्लिश क्या है? सह राजभाषा है। और शास्त्रीय भाषाओं में हम किनको रखते हैं? आप उसमें रखते हैं संस्कृत के भाषाओं के साथ द्रविड़ और बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाओं में आती हैं, शास्त्र जिसमें लिखे गए। तो हमारी हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी क्या है? सह राजभाषा है, जिसको हम आंग्ल भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंग्ल भाषा। कभी कभी प्रश्न पूछा गया होता है कि अंग्रेजी या आंग्ल भाषा क्या है, जैसे प्रश्न ये पूछ लिया तो आपका उत्तर होगा कि अंग्रेजी सह राजभाषा है। सह राजभाषा उसका प्रश्न का उत्तर होता है। 22वां प्रश्न देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। ये त्रुटियां किस में आएंगी? क्या कहेंगे हम त्रुटियों को? प्रश्न है
तो उनके सीखने में बाधा, सीखने के संकेत, भाषा सीखने में समस्या, त्रुटि सुधार के संकेत, कौन सा सही विकल्प? त्रुटियों का मतलब सीखने में बाधा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा सीख रहा है, त्रुटियां तभी हो रही हैं, तो बाधा नहीं है। सीखने के लिए संकेत, लोग कहते हैं ना कि जो कार्य करेगा गलती उसी से होगी, जो कार्य नहीं करेगा उससे गलती होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो शिक्षार्थियों की पढ़ने लिखने में त्रुटि को हम किस में रखेंगे कि वो व्यक्ति पढ़ रहा है तभी उससे त्रुटि हो रही है। तो ये संकेत किसका है? सीखने का, कि वह व्यक्ति सीख रहा है। तो इसमें बाकी 3 विकल्प गलत हो जाएंगे और आपका सही विकल्प बी हो जाएगा कि सीखने का संकेत है। 23वें पे आते हैं। हमारा 23वां है आपका प्रश्न कि विद्यार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम क्या कहलाता है? उपागम अर्थात अप्रोच, सीखने की प्रविधियां, सीखने की विधियां, उपागम वही होती हैं। उपागम में हम कई तरह से प्रयोग करते हैं, बच्चों को क्रियाविधि के द्वारा, बच्चों के रुचि के अनुसार आदि अनेक तरह हैं जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं। करके सिखाना, प्रदर्शन करके दिखाना, प्रत्यक्ष करके दिखाना, वो अनेक उपागम होते हैं। अब यहाँ से है कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम क्या कहलाता है? लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल, या फिर आपका उत्तर है लिखने की प्रक्रिया उपागम। चूंकि देखिए यहाँ पे कई चरणों से गुजरने की बात है, तो प्रक्रिया दर प्रक्रिया हुई है, तो जाहिर सी बात है ये उत्पाद नहीं है, राजकीय नहीं है, अध्ययन कौशल नहीं है, ये लिखने की प्रक्रिया, सोपान जब यहाँ पे बता दिया कि कई चरणों से गुजरते हैं, अर्थात वो क्या है? लिखने की प्रक्रिया का उपागम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 प्रश्न संख्या का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल, ग्राफिक विकास। अब बेटा जो ये स्क्रिबलिंग है, जब बच्चों को चढ़ना उतरना जब बच्चे सीख रहे होते हैं, गिरते पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल आपका उत्तर नहीं होगा। फिर है प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल और ग्राफिक विकास। और प्रश्न का उत्तर क्या है कि आरंभिक वर्षों में जब बच्चे सीख रहे होते हैं तो उस सीखने की अवस्था में वह क्या कहलाती है? आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना बच्चे की किस में आएगी? तो लेखन कौशल बेटा प्रारंभिक में कहाँ आएगा, और बच्चा ग्राफिक के विकास को कैसे समझेगा? अर्थात चूंकि वो क्या है, भाषा सीखने की अवस्था कब? आरंभिक वर्ष। आपका उत्तर वहां स्वयं है, तो प्रारंभिक साक्षरता उसे हम कहते हैं। जब बच्चा लाइनों को बनाना सीखता है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, आड़ी रेखा, जब इन चीज़ों को करता है तो क्या है, उसकी प्रारंभिक साक्षरता के रूप में आता है। तो आपका 24वें का सही उत्तर बी हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। और इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ था, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने का आकलन किससे होता है? लिखित परीक्षाएं, अवधि के अंत में परीक्षा, रचनात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन। इसमें से कौन सा आकलन किसका है? सीखने का। अब इसमें देखिए लिखित परीक्षाएं जो होती हैं, परीक्षाएं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इस पे मात्रा लगा लीजिएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, लिखित परीक्षाएं होंगी तो पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है। यहाँ पे सीखने का आकलन पूछा गया है आपसे कि जो आकलन सीख रहा कितना बच्चा है उसमें किस में होगा? तो अवधि के अंत में परीक्षा, रचनात्मक, संकलनात्मक आकलन। अब जब बच्चे से हम सब कुछ जानने हैं, क्योंकि सीखने का आकलन है ना कि बच्चा क्या क्या सीखा है, और सीखने के लिए स्कूल में आता है, विद्यालय में जाता है, तो अवधि के अंत में परीक्षा ये आकलन नहीं है बल्कि ये तरीका है। रचनात्मक न करके संकलनात्मक आकलन होता है, पूरा संकलन होता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25वें प्रश्न का डी, कि संकलनात्मक आकलन के द्वारा हम सीखने का आकलन करते हैं। 26वां प्रश्न देखिए कि यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकती है,
जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है तो इसे क्या जानते हैं? पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशल का अंतरण, उच्च स्तरीय कौशल। किस में इसको हम रखेंगे? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्षमता तो उसके अंदर पठन की है ही है, तो यह उसका उत्तर पठन क्षमता है। यहाँ पे दूसरी भाषा, कुशलता उसकी पठन की, श्रवण की, वाचन की, लेखन की है भाषा में, वह अन्य भाषा सीख रहा है, तो पठन क्षमता नहीं है, रणनीति भी नहीं होगी। इसमें क्या है? जो कौशल चारों उसके हैं उसका अंतरण हो रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल का अंतरण। जो वचन, वाचन, लेखन, पठन, श्रवण आपके कौशल हैं वो अन्य भाषा की तरफ मुड़ जाएंगे। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर आपका सी उत्तर विकल्प आपका सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है कि सीखने के प्रतिफल हैं वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। सीखने के प्रतिफल पूछे गए हैं कि कौन सा विकल्प सबसे सही होगा। वे दक्षताएं, वह दक्षता का मतलब जिसमें बच्चा एकदम पारंगत हो जाए, तो वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये सही उत्तर हो सकता है, लेकिन उसके पहले हम चारों विकल्पों को पढ़ेंगे। दूसरा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा के पठन चर्चा तथा पाठ्यक्रम में वर्णित हैं। ये सीखने के प्रतिफल बिल्कुल नहीं है। तीसरा कहा गया कि अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित हैं, वो सीखने का प्रतिफल बिल्कुल नहीं है। फिर है वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। यह बात भी यहाँ पे लागू नहीं होती है, क्योंकि सीखने का प्रतिफल वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य समाहित वहीं पे है, तो वही उसका प्रतिफल भी होगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए 27वें प्रश्न का हो जाएगा कि सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या फिर उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? इसमें आपको देखना है दो शब्द दो हैं और दो में से एक उत्तर सही होगा। पहला लिखा हुआ है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए है। बी है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। फिर अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए है। डी उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है, वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। अब इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ कि सब सही नहीं है, चारों में से कुछ सही हो सकते हैं। तो पहला देते हैं कि जब हम उपचार, किसी भी सीखने में क्या क्या कुशलता में कमी आ रही है उसके निदान के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं उपचार के लिए, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर बनाना। तो ये बात सही है, तो एक तो ये सही है, इसको हमें पता चल गया कि ये बात होगी। फिर है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। अब उसमें ये भी देखना होता है कि जो शिक्षक हैं वो अपने बदलाव के द्वारा बच्चे जो सीख नहीं पा रहे हैं उसको भी सीखना प्रारंभ कर दें। तीसरा है अन्य द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए, बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थियों को समझाते हैं, शिक्षकों के लिए नहीं है, न ही अभिभावकों के लिए है। तो दो ए और बी सही है, सी और डी गलत है। विकल्प देखते हैं कि कौन कौन से दिया है। पहले विकल्प में दिया है ए और बी, दूसरे विकल्प में है सी और डी, सी में है ए और डी और डी में है सी और बी। तो आपका सही विकल्प क्या है? ए और बी आपका सही उत्तर है। चूंकि आपने पहले ही देख लिया है तो आप सही उत्तर के विकल्प को देख पाएंगे कि प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर ए और बी है, इसी नाते विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक अध्यापिका ने अपने कक्षा की 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा।
प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ क्या किया, साझा किया। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि या तरीका अपनाया था? शब्द तथा वाक्यांश, दूसरा थीम आधारित शब्दावली, तीसरा शब्दों का वर्गीकरण और डी नियामक शब्दावली। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि आखिर शिक्षिका ने किसका सहारा लिया। अब देखो बच्चों, शिक्षिका ने क्या किया, अध्यापिका ने क्या किया था, यहाँ पे घर, विद्यालय, सड़क, भूमि, आकाश, ये बच्चों को शब्द दिए थे और उन शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। तो बच्चों को एक थीम मिल गई कि इसी के अन्य शब्द ढूंढने हैं। अब प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे और अन्य समूह के साथ क्या किया, इसका साझा किया। तो अब देखिए, चूंकि घर, विद्यालय, सड़क, भूमि, आकाश शब्द ढूंढने के लिए कहा गया था, उसी अर्थ को बताने वाले, तो ये शब्द था वाक्यांश नहीं है क्योंकि बच्चों को एक थीम मिली हुई है। तो शब्दों का वर्गीकरण नहीं है, ये नियामक शब्दावली न होके थीम आधारित शब्दावली, विषय वस्तु आधारित शब्दावली है कि बच्चों को शब्द मिले हैं, उसी के संबंधित अन्य शब्द ढूंढने हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। अगला आपका जो सामने प्रश्न है कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। रचनावाद क्या है, अगर हम ये जान गए तो हमारा उत्तर भी सही हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रचनावाद से संबंधित प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपके उत्तर दिए हैं, प्रश्न का जो विकल्प दिया हुआ है वो आपके सामने कौन कौन सा है। देखिए, सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते, और सी सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, सीखना सामाजिक निर्मिति है। अब चूंकि आपसे पूछा गया जो प्रश्न था कि यहाँ पे रचनावाद, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विश्वास है, और आप जानते हैं रचनावाद क्या कहता है कि छात्र अपने अनुभव, जो उसके अनुभव होते हैं, वो क्या करते हैं, तथ्यों और तत्वों के आधार पे उसको ज्ञान के निर्माण में सहायक बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा सीखना उसके विश्वास में आएगा। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे अपने ज्ञान और तथ्य के आधार पे, तो सीखना व्यक्तिगत विशेषता नहीं होगी। सभी शिक्षाएं भाषाएं नहीं सीख सकते, ये भी रचनावाद की बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक घटना भी नहीं मानते, ये क्या मानते हैं, सामाजिक निर्मिति है, क्योंकि रचनावाद कहता है कि जो छात्र हैं अपने तथ्य और तत्वों के आधार पे उसको अपने अनुभव से जोड़ते हैं। तो सामाजिक निर्मिति रचनावाद की मुख्य विशेषता है। तो आप उस एक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ये आपके कुल 30 प्रश्न थे, जो 16 से 30 तक आपने देखा कि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी कभी प्रश्न पत्र बहुत ही सरल हैं और कभी कभी कुछ प्रश्न पत्रों में आपने देखा कि मैक्सिमम सिद्धांतकारों, मनोवैज्ञानिकों और बच्चों में होने वाली अक्षमताओं के बारे में प्रश्न होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी आपसे इसी बात को मैं कहूँगी कि आप सिद्धांत को याद रखिए, बच्चों में होने वाली शिक्षण अधिगम की अक्षमताओं को याद रखिए, सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते कैसे हैं, उन सिद्धांतों में क्या मूल बात की गई है, कौन मानता है सामाजिक अंतर्क्रिया है, कौन मानता है कि छात्र अपने अनुभव से जीतते हैं, कौन सामाजिक निर्मिति मानता है। जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो किन किन सिद्धांतों की बात करने हैं, चाहे वो पियाजे हों, चॉम्स्की हों, वाइगोत्स्की हों, जितने भी रचनाकार सिद्धांतकार हैं उनके सिद्धांतों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न रूप में वो आपके समक्ष आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ जो आप जानना चाहते हैं, जो आपकी उत्सुकता है कि आप अपने अध्यापक या टीचिंग संबंधी परीक्षाओं के लिए और क्या जानना चाहते हैं या क्या आपके लिए और उपयोगी हो सकता है, कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेस। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, आभार।